हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ PCS चैनल पर। दोस्तों, स्टडी IQ PCS चैनल के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया 9th क्लास इकोनॉमी NCERT के थर्ड चैप्टर को लेकर के जुड़ा हूं। दोस्तों, अगर आपने पहली 2 लेक्चर वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन लेक्चर वीडियोस को जरूर देखिएगा। वो वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। दोस्तों, NCERT जो है वो हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोर्स रही है। चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम की हम बात करें, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, ये NCERT जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। लेकिन एस्पिरेंट के मन में हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि सर NCERT को किस तरीके से पढ़ना है, क्या पूरी की पूरी NCERT पढ़नी है। दोस्तों, NCERT में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम सेंट्रिक हमारे लिए होंगे। आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्टडी IQ PCS चैनल पर ये स्पेशल लेक्चर सीरीज शुरू की गई है। यहां पर सिर्फ वही चीजें पूरी की पूरी NCERT में से जो एग्जाम के लिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने शुरुआत करी थी 9th क्लास की NCERT से। NCERT की अगर हम बात करें इकोनॉमी सब्जेक्ट में, तो पहली बार 9th क्लास में हमको NCERT जो है वो देखने को मिली थी। NCERT इकोनॉमिक्स नाम की ये बुक जो है ये हमारे सामने इंट्रोड्यूस की गई थी। इकोनॉमिक्स की NCERT 9th क्लास, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से 10th 11th 12th सभी क्लासेस की NCERTs को हम एक एक करके चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, सो दैट आपका कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। 9th क्लास की NCERT की ये टेक्स्ट बुक आपने जरूर देखी होगी। इसके 3rd चैप्टर को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। अगर हम बात करें पहले 2 चैप्टर्स की स्टोरी को कनेक्ट करें, पहला चैप्टर था स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। दोस्तों, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एक हाइपोथेटिकल गांव की कहानी थी जिसमें यह बताया गया था कि किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी की शुरुआत होती है। और स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में हमको यह चीज समझ आ गई थी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी या अपना गुजारा करना, अपनी लाइवलीहुड, अपनी आजीविका कमाने के लिए हमको जरूरत थी काम करने की। काम कौन कर रहा था? लोग कर रहे थे। और लोग जब काम कर रहे थे तो वो लोग बन गए क्या? पीपल एज अ रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? संसाधन जिससे हमें किसी प्रकार की मदद मिलती हो, वो रिसोर्स होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की काम की शुरुआत हुई स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में। और दूसरे चैप्टर में वो लोग जो एग्रीकल्चर करते थे या कोई भी काम करते थे वो बन चुके थे पीपल एज अ रिसोर्स। दोस्तों, पीपल एज अ रिसोर्स 2nd चैप्टर को डिस्कस करते करते हम चैप्टर के एंड तक पहुंचे थे कंसेप्ट में जिसका नाम था अनएम्प्लॉयमेंट। इंसान जो है वो संसाधन है, वो रिसोर्स है जब उसके पास सर्टेन क्वालिटीज है, कोई उसके पास में गुण है, उन गुणों के आधार पर वो बनता है क्या? रिसोर्स। लेकिन उन गुणों का इस्तेमाल करने के लिए उसे जरूरत होगी एक रोजगार की, एक जगह काम करने की। अगर वो काम उसको नहीं मिलता है तो वो कहलाएगा अनएम्प्लॉयड। हमने अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करा था। 2 बेसिक टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमने समझी थी। अब 3rd चैप्टर जो है वो उसी स्टोरी को आगे लेकर के जाता है। अगर व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है, उसके पास काम नहीं है, तो वो किस चीज का शिकार होगा? वो शिकार होगा पॉवर्टी का, गरीबी का, दरिद्रता का। 3rd चैप्टर है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। 2nd चैप्टर के एंड में अनएम्प्लॉयमेंट तक हम पहुंच गए थे। अनएम्प्लॉयमेंट का रिजल्टेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का रिजल्टेंट होगा पॉवर्टी। और भारत के अंदर पॉवर्टी, गरीबी जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिस वजह से 3rd चैप्टर जो है वो कहलाता है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। आई होप हम बैकग्राउंड समझ गए हैं कि कैसे हम 3rd चैप्टर तक पहुंचे हैं। पॉवर्टी एज अ चैलेंज, सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन। स्वतंत्र भारत में जो सबसे बड़ा चैलेंज, जो सबसे बड़ी समस्या, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत फेस कर रहा है वो है पॉवर्टी की, गरीबी की, दरिद्रता की। आप किसी भी जगह चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए, एक कोना, एक सेक्शन आपको ऐसा मिलेगा जहां पर लोग बेसिक बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। वो 2 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आपके लिए जो गार्बेज है, आपके लिए जो वेस्ट है, वो उनके लिए लग्जरी है। आपने बहुत बार देखा होगा, आप कहीं फूड स्टॉल पर कुछ खाते हैं, उसके बाद आप वो बचा हुआ खाना जो है उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। लोग उस डस्टबिन से निकाल करके वो चीजें ले जाएंगे। तो ये सिचुएशन जो है ये कहलाती है पॉवर्टी। पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर इंडिविजुअल व्यक्ति के पास इतने भी वित्तीय संसाधन, इतने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं जहां पर वो बेयर मिनिमम नीड्स को अपनी पूरा कर सके। दोस्तों, क्या होती है बेयर मिनिमम नीड्स? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। सबसे बुनियादी जरूरतें हमारी क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। बाकी सब चीजें जो है, अगर हम एक पॉवर्टी स्ट्रिकन, एक गरीब व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बाकी सब चीजें लग्जरी हैं। बेसिक तो जरूरत है ना कि पेट भरने के लिए खाना चाहिए, बदन पे कपड़े चाहिए और सर्दी से, बरसात से, धूप से बचने के लिए एक छत चाहिए। जिस व्यक्ति के पास इन 3 बेसिक नेसेसिटीज को भी पूरा करने तक के पैसे नहीं है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है इस देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए। पुअर पीपल
कैन बी लैंडलेस लेबरर्स। अब कौन है ये व्यक्ति, क्या है इनका बैकग्राउंड, कौन है, क्यों ये इतने पॉवर्टी स्ट्रिकन है कि इनके पास बेसिक बुनियादी चीजें भी नहीं है। क्यों? सबसे पहली चीज, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में हमने सीखा कि इंडिविजुअल जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की शुरुआत करता है, इजीएस्ट ऑक्यूपेशन उसको क्या लगता है या मोस्ट डुएबल ऑक्यूपेशन क्या लगता है, वो है एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि अबंडेंस में उसके पास जमीन थी। तो एग्रीकल्चर व्यक्ति कौन कर सकता है? जिसके पास जमीन है। जिसके पास जमीन ही नहीं है वो क्या करेगा? तो सबसे पहले यहां आते हैं लैंडलेस लेबरर्स। ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जमीन ही नहीं है, वो कहता है कि साहब एग्रीकल्चर तो मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन बिना जमीन के एग्रीकल्चर कहां करूं। ये गांव के अंदर रहता है, झुग्गी में रहता है, स्लम में रहता है। गांव में अगर ये रहेगा तो इसकी छोटी सी झोपड़ी होगी, छोटी सी झुग्गी होगी। अगर ये शहर में रहता है तो उसको नाम दिया गया है, इनका एक अलग पॉवर्टी स्ट्रिकन या गरीब व्यक्तियों का। किसी भी आप शहर में चले जाइए, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े बंगलोज के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी मिल जाएगी। ये झोपड़ियां, इन लोगों का रहन सहन जो है वो शहर के कोने में होता है, जिसे कहा जाता है झुग्गी या स्लम। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, मुंबई में धारावी स्लम जो है वो शायद दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, जहां पर इस तरीके की झुग्गियां जो है वो मिलती हैं। शहरों के अंदर ये लोग स्लम्स में रहते हैं, गांव के अंदर ये लोग झुग्गियों में रहते हैं। ये डेली वेज वर्कर्स हैं, ये वो लोग हैं। गांव के अंदर रहते हैं तो ये लैंडलेस लेबरर है। अगर ये शहर जाते हैं, शहर काम की तलाश में गए, तो डेली वेज दिहाड़ी मजदूर हैं। ये रोज काम करते हैं, रोज इनको पैसा मिलता है, रोज ये अपने लिए खाना खाने का प्रबंध करते हैं। अगर एक दिन 2 दिन इनको काम नहीं मिलेगा तो ये अपनी बुनियादी सुविधाएं, खाने तक के वांदे जो है वो इनको हो जाएंगे। ये लोग क्या करते हैं? ये कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी करेंगे। ये छोटे बच्चे हैं जो सिग्नल पे भीख मांगेंगे। ये ढाबों पर काम करेंगे, ये भीख मांगेंगे, ये इवन बेगरी जो है वो करेंगे। इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन पुअर पीपल की भारत में है, उतनी दुनिया के किसी भी देश में नहीं। और उसके पीछे एक बड़ा क्लियर सा कारण है, इंडिया की पॉपुलेशन, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है जिस वजह से नंबर ऑफ पुअर पीपल जो है वो किसी भी देश के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो है वो भारत के अंदर है। दोस्तों ये तस्वीर जो है, ये ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति ने ये सिचुएशन नहीं देखी होगी। आपके आसपास आपको ऐसे बच्चे, इस तरीके से बेयर मिनिमम नीड्स के लिए तरसते हुए बच्चे नजर आ जाएंगे। ये एक कॉमन साइट है जो भारत के अंदर देखने को मिलती है। आप सड़क के किनारे जा रहे हैं, आप किसी शहर के पास है, आप गांव में रह रहे हैं, इस तरीके से ये बच्चों के चेहरे पे स्माइल जो है वो बता रही है कि वो स्माइल किस वजह से है? इस खाने की वजह से। इनको खाने को चीजें मिल रही हैं। हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? हमें अच्छा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, अच्छे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, इनकी जरूरत है। कभी हमारे साथ कभी शायद ऐसा समय नहीं आता जब हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें खाना क्या है। लेकिन ये एक बड़ा हिस्सा हमारे जनसंख्या का, हमारे देश की आबादी का, हमारे लोगों का ऐसा है जिनको ये सोचना पड़ता है कि अभी अगर मैं एक रोटी खा रहा हूं तो दोपहर में या रात में क्या खाऊंगा। पॉवर्टी का एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी जो है वो हमारे एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस किए गए हैं। ये 2 केसेस जो है, एक शहर का है, एक गांव का है। क्या डिफरेंस है इनके बीच में? एक अर्बन केस है, एक रूरल केस है। यहां पर दोस्तों अगर हम क्रक्स में बात करें तो चाहे शहर हो चाहे गांव हो, लैक ऑफ प्रॉपर फूड है, खाने को खाना नहीं है, प्रॉपर घर नहीं है। जब हेल्थ केयर फैसिलिटी, यहां पर अगली बात आती है हेल्थ केयर फैसिलिटी की। जब हमारे पास घर नहीं है, खाना नहीं है, तो आपको लगता है क्या ध्यान जो है वो कभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज की तरफ जाएगा या फिर एजुकेशन की तरफ जाएगा? दोस्तों हमारे लिए ये बुनियादी सुविधाएं हैं कि सर स्कूल तो जाना ही है, शिक्षा तो प्राप्त करनी है, अच्छा स्वास्थ्य तो जरूरी है, लेकिन इन लोगों के लिए आज भी ये चीजें जो है वो लग्जरी हैं। अनडाउटेडली जिस व्यक्ति को खाने की कमी हो, जिस व्यक्ति के पास पहनने को कपड़े ना हो, जिस व्यक्ति को रहने को घर ना हो, उसके लिए ये चीजें तो बहुत बाद में आएंगी। उसका एकमात्र उद्देश्य होगा कि रात के खाने का प्रबंध हो जाना चाहिए, रात को सोने के लिए कहीं छत मिल जानी चाहिए, क्लीन वाटर हो गया, सैनिटेशन होगी। दे आर नेवर कंसर्न्ड। वो कभी नहीं सोचेंगे कि मुझे साफ सुथरी जगह पे रहना है, मुझे पीने के लिए साफ पानी पीना है। यहां पर एक है अर्बन केस, शहरी इलाके में एक व्यक्ति की एग्जांपल दी है जिसका नाम है राम सरन। वो एक डेली वेज लेबरर है, एक दिहाड़ी मजदूर है, जिसकी महीने की इनकम जो है वो 1500 रुपए है जब वो काम करता है। एक चीज याद रखिएगा, वो दिहाड़ी मजदूर है। कहां पर? एक फ्लोर मिल में। झारखंड रांची में एक फ्लोर मिल है, एक आटे की मिल है, वहां पर वो दिहाड़ी मजदूर है। अगर उसको रेगुलर बेसिस पे काम मिलता है तो महीने बाद उसको 1500 रुपए मिलते हैं। इस 1500 रुपए में वो अपने 6 लोगों के परिवार को पालता है। ठीक है जी। इसके अलावा 6 लोगों का परिवार उसका अपना है। 1500 रुपए में उसे अपने परिवार का पेट पालना है और कुछ पैसा बचा करके अपने गांव, अपने बुजुर्ग माँ बाप को भेजना है। ठीक है।
हिज वाइफ एंड हिज सन ऑल्सो वर्क्स। उसकी अब 1500 रुपए में तो गुजारा 6 लोगों का प्लस माँ बाप का नहीं हो पाएगा, इस वजह से उसकी बीवी भी काम करती है, उसके बच्चे भी काम करते हैं। अब बच्चे क्या काम करते हैं, कोई भी बेयर मिनिमम किसी दुकान पे काम करता हो, कोई किसी ढाबे पे काम करता होगा। फैमिली जो है दे लिव इन वन रूम रेंटेड हाउस ऑन द आउटर एरियाज ऑफ द सिटी। चिल्ड्रन आर अंडर नरिश्ड एंड हैव वेरी फ्यू क्लोथ्स और फुटवेयर एंड नो एक्सेस टू हेल्थ केयर। सर जब अगेन स्टोरी रिपीट होती है कि जब खाने की कमी जो है वो महसूस हो, तो ना कभी बच्चे स्कूल जाने के बारे में सोच पाएंगे, ना माँ बाप कभी सोच पाएंगे उनको स्कूल भेजने के लिए, ना उनकी शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, ना उनकी हेल्थ केयर पे ध्यान दिया जाएगा। उनका तो सिर्फ इतना उद्देश्य है कि पहले पूरे के पूरे परिवार को भरपेट खाना मिल जाए, अगर कुछ बचेगा तो इन बच्चों को कपड़े या जूते खरीद करके दे दूंगा, यही उसकी लाइफ का एम जो है वो बनता है। तो ये है अर्बन केस। दोस्तों अर्बन केस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है कैसे शहरी इलाकों में, ये आप पीछे देख रहे हैं, ये ऊंची ऊंची इमारतें जो है वो दर्शाती है किस तरीके से हमारे शहर जो है वो आर्थिक वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लग्जरी लाइफस्टाइल जो है वो यहां पर इस तस्वीर के इस पोर्शन में नजर आता है। लेकिन उसके साथ साइमल्टेनियसली ये तस्वीर, ये लोअर पोर्शन ऑफ दिस इमेज, ये कोई और स्टोरी बयां करता है। दोस्तों ये घर है, ये रहने की जगह है राम शरण जैसे मजदूरों की, राम शरण जैसे डेली वेजर्स की। ये वो लोग हैं जिनके पास गांव में जमीन नहीं थी, इन्हें लगा कि गांव के अंदर हमारे लिए कोई काम नहीं है, इस वजह से क्यों ना शहर जाकर के कोई काम धंधा ढूंढा जाए। ये है अर्बन पॉवर्टी का केस। इसके बाद आता है रूरल केस। ऐसा नहीं है कि जो पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो सिर्फ गांव शहर के अंदर ही है, गांव के अंदर भी सिमिलर केस जो है वो देखने को मिलेगा। एग्जांपल के तौर पर एक व्यक्ति है लखा सिंह, जो कि लैंडलेस लेबरर है, लैंडलेस है, जमीन उसके पास नहीं और मजदूरी करता है। यानी कि अब उसको मजबूरी में मजदूरी कहां करनी है, किसी जमींदार के पास, कि जिसके पास जमीन है उसके घर जाकर के काम करेगा, उसकी जमीन में काम करेगा। वो अपना गुजारा कैसे करता है, वो किसानों के लिए ऑड जॉब्स करता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक किसान ने अपने घर में गाय भैंसे रखी है, तो जाकर के उनका गोबर उठा देगा, वहां की सफाई कर देगा। ये छोटे छोटे काम करके वो करीब 50 रुपए हर रोज कमा लेता है। Sometimes he gets some food grain और other items instead of cash। बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा तुझे ऐसा अगर पैसे रहने दे, ये थोड़े से चावल ले जा, ये थोड़ी सी दाल ले जा। वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है और उसके परिवार में 8 लोग हैं जो कि एक कच्ची हट में रहते हैं गांव के एक कोने पे। अगेन सवाल आता है क्या उसके पास हेल्थ केयर होगा? कभी भी नहीं। उसने कभी सुना भी नहीं होगा, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हेल्थ केयर जैसी भी कोई चीज होती है। जो इस तरीके की पॉवर्टी के स्ट्रिकन लोग होते हैं, उन्हें यह दिमाग में होता है कि अगर घर पे कोई बीमार पड़ता है तो इट मींस कि वो जल्द ही मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, या उन्हें कभी पता ही नहीं होगा कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी कोई चीज होती है। ना उनके पास कोई नए कपड़े होंगे। यहां पर एग्जाम्पल दी जाती है कि उसको सोप और ऑयल की जरूरत है, उसने शायद साबुन जैसी चीज के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि 50 रुपए में आप नहीं अफोर्ड कर सकते। ये छोटी छोटी चीजें जो जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये सब चीजें इनके लिए लग्जरी बन जाती है। ये है रूरल पॉवर्टी का केस। गांव के अंदर इस तरीके से कच्चे से झोंपड़े में ये व्यक्ति रहता है, ये किसान के घर पे जाकर के मजदूरी करता है, छोटे मोटे काम करता है, रोज का 150 रुपए कमा करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता है। दोस्तों ये चीजें जो है, ये सब चीजें हमने अपने आसपास देखी हैं, हमने इन चीजों को महसूस जो है वो किया है। अब पॉवर्टी जो है वो क्या है, कैसी हो सकती है, रूरल एरिया में कैसी हो सकती है, अर्बन एरिया में कैसी हो सकती है, ये हमने समझा। अगला है पॉवर्टी एनालिसिस बाय सोशल साइंटिस्ट। जो सोशल साइंटिस्ट है, जो सोसाइटी का अध्ययन करते हैं, सोसाइटी को स्टडी करते हैं, उन्होंने पॉवर्टी को अलग अलग क्राइटेरिया से एनालाइज, इसका विश्लेषण, इसका आंकलन करने की कोशिश करी है। वो अलग अलग एस्पेक्ट से देखते हैं कि पॉवर्टी का कोर ऑफ कंसेप्ट में क्या है। पॉवर्टी किस वजह से है? लैक ऑफ मनी के कारण, पैसे की कमी है। क्यों? क्योंकि कोई काम नहीं है। जब काम नहीं है तो पैसा नहीं है, जब पैसा नहीं है तो पॉवर्टी स्ट्रिकन है। तो इस लो लेवल ऑफ इनकम के कारण क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो समझने की कोशिश करी है सोशल साइंटिस्ट ने। जब पैसा नहीं है तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, क्या लिटरेसी होगी? नहीं। दोनों ही केसेस, चाहे अर्बन पॉवर्टी हो चाहे रूरल पॉवर्टी हो, क्या शिक्षा की तरफ कोई जा रहा था? नहीं जा रहा था। तो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? पुअर लेवल ऑफ लिटरेसी। लोगों के अंदर पढ़ाई लिखाई जो है वो बिल्कुल नहीं होगी, और जब पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो ये पॉवर्टी जो है ये हेरिडिटरी बन जाएगी, ये हेरिटेज बन जाएगी। एक परिवार से उनके बच्चों में, आगे उनके बच्चों में। क्यों? क्योंकि आपका सारा का सारा समय, आपका सारी की सारी लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने में गुजर रही है, जिस वजह से आप कभी शिक्षा पे, आपके माँ बाप ने आपकी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, आप अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे, जिस वजह से ये लिटरेसी जो है वो रहेगी, और इस लिटरेसी के कारण पॉवर्टी जो है वो ट्रांसफर होती जाएगी।
या फिर माल न्यूट्रिशन। अनडाउटेडली जब खाना नहीं मिल रहा, जो भी रूखा सूखा कहीं कुछ पड़ा हुआ मिल गया, किसी ने थोड़े चावल दे दिए, किसी ने थोड़ी दाल दे दी, इन चीजों से पौष्टिक खाना कभी नहीं मिल पाएगा, जिससे होगी माल न्यूट्रिशन विच विल लीड टू पुअर रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। हम शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी कैसे बनती है? जब हम एक नरिश्ड डाइट जो है वो लेते हैं, हम पौष्टिक आहार का सेवन करते हैं। जब पौष्टिक आहार का सेवन नहीं करेंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम होती जाएगी, जिस वजह से छोटी मोटी बीमारी भी जो है वो आकर के हमें घेर सकती है और हमें बहुत नुकसान जो है वो पहुंचा सकती है। शिक्षा नहीं है, रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं है, अगर बीमार पड़ते हैं तो लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर यहां तो है ही नहीं, अगर है तो बेयर मिनिमम है। गांव के अंदर एक वैद्य जी होंगे या गांव के अंदर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां पर जाकर के एक गोली ले ली, एक इंजेक्शन ले लिया, अगर ठीक हो गए सही है, अगर नहीं ठीक हुए तो भगवान भरोसे। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है। अब अच्छा स्वास्थ्य नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं, बीमारियां हमें लगी हैं, क्या रोजगार के अवसर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। यानी कि अल्टीमेटली नेक्स्ट चीज क्या है? लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, काम नहीं मिलेगा। और जब काम नहीं मिल रहा तो अगेन सिचुएशन कहां पर पहुंच रही है? पॉवर्टी में। लैक ऑफ एक्सेस टू सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सो ऑन। तो ये सारी की सारी चीजें, इन सभी चीजों के ये सभी चीजें जो है वो कॉन्सिक्वेंस किसका है? पॉवर्टी का। और ये कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आगे जाके रीजन बन जाते हैं फर्दर पॉवर्टी के। यानी कि गरीबी के कारण शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और जब जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो वापस इंसान किस ओर जा रहा है? पॉवर्टी की ओर जा रहा है। तो एक विशियस साइकिल जो है वो बन गया है। दोस्तों ऐसा समझते हैं, पॉवर्टी से क्या होगा? नो एजुकेशन। जब शिक्षा नहीं है, कोई स्किल नहीं है तो क्या होगा? नो जॉब। और अगेन जब जॉब नहीं है तो क्या होगा? गरीबी, क्योंकि पैसा नहीं है। तो इस विशेष से साइकिल में एक गरीब व्यक्ति जो है वो फंस करके रह जाता है, सारी जिंदगी वो इस सर्कल से बाहर ही नहीं आ पाता। तो ये कुछ एनालिसिस है पॉवर्टी का जो सोशल साइंटिस्ट ने किया। दोस्तों एक बच्चे की तस्वीर, आपको क्या लग रहा है ये पढ़ रहा है? नहीं दोस्तों, इसके लिए ये एक नई चीज है, उसने कहीं किताब या मैगजीन पढ़ी हुई देखी। ये बच्चा जो है ये उस परिवार से आ रहा है जिसका एनालिसिस हम यहां पर कर रहे थे। जब गरीबी है तो गरीबी से क्या होगा? जरूरतें हमारी पूरी नहीं हो रही हैं। ये तो आगे गरीबी के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, फिर आते हैं पॉवर्टी के इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, जिसका एग्जांपल होता है सोशल एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन क्या है? जहां पर आप किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को, किसी कम्युनिटी को एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको अपने से अलग कर देते हैं। जो मैंने आपको अर्बन पॉवर्टी का केस दिखाया था, उसमें ऊंची ऊंची स्काई स्क्रैपर्स थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी और साथ ही साथ स्लम्स थे। किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, एक और आपको लग्जरी लाइफस्टाइल जीने वाले लोग मिलेंगे, और वहीं शहर के एक कोने में, शहर के एक हिस्से में इस तरीके की झुग्गी झोपड़ी जो है वो मिलेगी। कि आपको लगता है कि झुग्गी झोपड़ी वाले कभी मिक्सअप हो पाएंगे इन लग्जरी लाइफस्टाइल वालों के साथ? नहीं, क्योंकि समाज के अंदर उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वो सारा जीवन जो है वो एक्सक्लूजन में, एक बहिष्कार में जो है वो गुजारेंगे। सोशल एक्सक्लूजन क्या है? कि एक व्यक्ति की पुअर सराउंडिंग्स, जो गरीब लोग हैं, उनको सोशल इक्वालिटी एंजॉय नहीं करने दी जाती है। एग्जांपल के तौर पर दोस्तों, मान लीजिए एक मंदिर है, कोई त्योहार था, आप सभी लोग मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर में शहर के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी जो है वो पहुंचे हैं, और शहर का एक गरीब ठेले वाला भी वहां पर जाता है। एक और मंदिर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां, मर्सिडीज, BMW की पार्किंग जो है वो हो रखी है। वहां पर एक जगह खाली है और वहां पे आ जाता है एक साइकिल रिक्शा वाला। क्या कभी साइकिल रिक्शा वाले की हिम्मत होगी कि दो मर्सिडीज या BMW के बीच में खाली जगह में अपना रिक्शा पार्क कर दे? उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाएगा। वो कभी ऐसा नहीं कर पाएगा कि वो जाके अपना रिक्शा लगा दे। वो एक कोने पे छुपा करके अपना रिक्शा पार्क करेगा और मंदिर के अंदर जाएगा। मंदिर के अंदर वो जाके देखता है एक बहुत बड़ा पंडाल लगा है, वहां सब लोग बैठे हैं, शहर के बड़े बड़े उद्योगपति, शहर के बड़े बड़े अधिकारी वहां पर बैठे हैं, और वहां पे कोने में एक छोटी सी जगह जो है वो खाली है। वो जानता है कि वो जगह खाली है और वहां पर कोई, अगर वो जाके बैठ जाएगा, कोई भी उसे मना करने नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाएगा कि वो उन लोगों के बराबर जाके बैठ जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बैठने पे शायद उसे कोई कुछ कहे भी ना। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर ये एक्सक्लूजन का जो पैरामीटर है ये सेट हो चुका है कि अगर वो गरीब है तो वो शहर के बड़े लोगों के साथ, समाज के बड़े लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकता, उसे एक कोने में एक तरफा जो है वो कर दिया जाता है। और ये किस वजह से होता है? दिस ऑल इज द रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी विच लीड्स टू एक्सक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल्स। कोई फैसिलिटी हो, कोई बढ़िया सा पार्क है, कोई बढ़िया सा पब्लिक सेंटर है, वहां पर इनको जाने नहीं दिया जाएगा, या अगर जाने दिया भी जाएगा तो ये शायद खुद से हिम्मत जो है वो नहीं जुटा पाएंगे इनको।
अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं मिल पाएंगी। मान लीजिए सरकार कोई योजना लेकर के आती है कि बच्चों को पढ़ाया जाएगा या बच्चों को कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, तो शायद एक पॉवर्टी स्ट्रिकन परिवार के बच्चे वहां तक पहुंच ही ना पाए, या तो उनके अंदर डर रहेगा कि हम कैसे जा सकते हैं, या फिर वो समय ना निकाल पाए। उन्हें लगेगा कि वहां जाकर के पढ़ाई में जो मैं समय खराब करूंगा, क्यों ना मैं कहीं जाकर के किसी दुकान पे किसी के घर पे काम कर लेता हूं, कुछ पैसे आएंगे, रात को मैं और मेरा परिवार खाना खा पाएंगे। तो पॉवर्टी जो है इट लीड्स टू सोशल एक्सक्लूजन। अगर हम टिपिकल इंडियन एग्जांपल ले तो भारत के अंदर कास्ट सिस्टम जो है वो भी सेम ही चीज कर रहा है। जो पॉवर्टी एक्सक्लूजन को जन्म दे रही है, उसी तरीके से कास्ट सिस्टम जो है वो हिंदुस्तान में सोशल एक्सक्लूजन को जन्म देता है। ये लंबे समय से चलता आ रहा था कि पर्टिकुलर कास्ट से अगर कोई बिलोंग करता है, उन्हें इक्वल फैसिलिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं दी जाती थी, जिस वजह से वो हमेशा एक लोअर इनकम ग्रुप में रहे। अगर वो कुछ करना चाहते थे, जी मैं पढ़ना चाहता हूं, अरे तुम तो इस जात के हो, तुम पढ़ोगे, पागल हो क्या, जाकर के कहीं दिहाड़ी लगाओ, जाकर के कहीं छोटा मोटा काम कर लो। जिस वजह से सोशल एक्सक्लूजन जो है वो पॉवर्टी का अगेन एक कॉन्सिक्वेंस भी है और पॉवर्टी का कारण भी है। तो सोशल एक्सक्लूजन जो है इट इज फॉलोड बाय पॉवर्टी। पॉवर्टी के बाद सोशल एक्सक्लूजन जो है आता है। एग्जांपल के तौर पर दोस्तों, ये शहर की इलीट क्लास, ये सोसाइटी की इलीट क्लास और ये एक पॉवर्टी स्ट्रिकन आदमी, ये कभी भी इनके साथ में मिक्सअप जो है वो नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि ये इसको मना ही किया जाएगा इस मिक्सअप से, लेकिन वो इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा अपने अंदर रहेगा कि क्या मैं इनके बराबर हूं, क्या मैं इनकी बराबरी कर सकता हूं। जब ये सिचुएशन आती है तो व्यक्ति शिकार होता है वल्नरेबिलिटी का। दोस्तों वल्नरेबिलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल ऐसे होंगे कि अगर कुछ भी बुरा होता है तो सबसे पहले उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। वल्नरेबिलिटी इज द वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर व्हिच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज, मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट, इंडिविजुअल, एग्जांपल विडो, फिजिकली हैंडिकैप्ड पर्सन ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग टाइम्स। इजी लैंग्वेज में अगर हम समझे, वल्नरेबिलिटी क्या है कि अगर मेरे आसपास कुछ भी बुरा होता है तो सबसे पहले उसका नुकसान मुझे झेलना पड़ेगा, तो मैं वल्नरेबल हूं। वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज लाइक education, job, health, etc., and analyze their ability to face various risks like natural disasters. The group which face greater risk at the time of natural calamity are called as vulnerable groups. अब इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, फिर आपको ये पूरी की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। हिंदुस्तान ने और दुनिया ने देखा कोविड पैंडेमिक। जब कोविड पैंडेमिक आया, 22 मार्च 2022 का वो दिन था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू की घोषणा करी थी और उसके इमीडिएटली बाद भारत ने अभी तक का सबसे स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है वो फेस करा। लॉकडाउन हो गया, हम मजबूर थे अपने घरों में बैठने के लिए। अगर हमारे घर की एक स्टेबल इनकम थी तो उस लॉकडाउन में हमने क्या किया, अगर आपको दोस्तों याद होगा, लोग कुकिंग करते थे। कोई डेलगोना कॉफी बना रहा था, कोई मोमोज बना रहा था, कोई कुछ बना रहा था, कोई कुछ बना रहा था। क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि ठीक है आप घर पे बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही है। हम टीवी पर बैठ करके रामायण और महाभारत देख रहे थे। हम उस समय के दौरान कुछ ना कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, क्योंकि हमें अपना मन बहलाना था कि हम घर के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन साइमल्टेनियसली सड़कों पर एक ऐसा ग्रुप घूम रहा था जिसकी तस्वीरें आज भी हिंदुस्तान के जहन में हैं। माइग्रेंट लेबरर्स, प्रवासी मजदूर। पैंडेमिक आया, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बावजूद पुलिस की मार खा करके हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को ये लोग मजबूर थे। क्यों? क्योंकि ये थे वल्नरेबल ग्रुप। वल्नरेबल ग्रुप क्या था कि जब पैंडेमिक आया, जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, जिसको सबसे पहले उसका प्रभाव झेलना पड़ेगा वो होंगे दिहाड़ी मजदूर। यानी कि पैंडेमिक आ गया, अब सब कुछ बंद हो गया था, आर्थिक गतिविधियां बंद। अब कल से इनको शाम को पैसा मिलना बंद। डेली वेजर क्या होता है? दिहाड़ी मजदूर, सुबह काम करो, शाम को पैसा ले जाओ, उस पैसे से सामान खरीदो और राशन खाओ। कल से इनको काम मिलना बंद था। कोई इनके पास सेविंग्स नहीं थी, कोई इनके पास अपना खुद का घर नहीं था। क्यों? ये प्रवासी मजदूर थे, ये किसी गांव से उठ करके शहर में काम की तलाश में आए थे, लेकिन अब वो चीजें बंद हो गई थी। सिर्फ पैंडेमिक एग्जांपल नहीं है, किसी जगह पर भूकंप आ जाता है, भूकंप आने से नुकसान होता है। सबसे ज्यादा नुकसान, कहीं बाढ़ आ जाती है, सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? झुग्गी झोपड़ी वाले को। सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा अगर भूकंप आता है? एक गरीब मजदूर को।
इस प्रकार के लोग, अगर कोई भी बीमारी फैलती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, सरकार अगर कोई बदलाव करती है, एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी आती है, तो जिस पर सबसे पहले इसका इंपैक्ट पड़ेगा वो कहलाएंगे वल्नरेबल ग्रुप्स। और दोस्तों अनडाउटेडली क्या कोई अमीर व्यक्ति, कोई रिच पर्सन जो है, क्या वो कभी वल्नरेबल होगा? नहीं। पेंडेमिक आती है, कोई बीमारी फैलती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कुछ भी होता है, उसको पता है कि मैं सिक्योर्ड हूं, मेरे पास पैसे हैं, मैं अपने आप को सस्टेन कर लूंगा। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको ओवरनाइट समझ आएगा कि आज तो खाना खा लिया, कल क्या करेंगे। तो पॉवर्टी जो है, इट गिव्स राइज टू वल्नरेबिलिटी। आई होप हम एग्जांपल के साथ में समझ पाए होंगे वल्नरेबिलिटी क्या होती है। अब एक चीज तो हमको समझ आ गई थी कि कुछ एक क्लास ऑफ पीपल जो है वो अमीर थे, एक क्लास ऑफ पीपल जो है वो गरीब थे, एक पॉवर्टी स्ट्रिकन थे। अब हमको ये जानना जरूरी था कि कौन पॉवर्टी स्ट्रिकन है और कौन पॉवर्टी स्ट्रिकन नहीं है। उसके लिए हमने एक पैरामीटर जो है वो अपनाया, जिसको नाम दिया गया पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। आपने सुना होगा एपीएल और बीपीएल। बीपीएल राशन कार्ड्स बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। हमने एक लाइन ड्रॉ करी, कहा कि भैया इस लाइन के नीचे जो लोग आएंगे वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो गरीब है, जो इसके ऊपर आएंगे वो पॉवर्टी स्ट्रिकन जो है वो नहीं माने जाएंगे। ये लाइन कैसे ड्रॉ की गई दोस्तों? ये लाइन ड्रॉ की गई इनकम के बेसिस पे। हमने कहा कि अगर एक व्यक्ति की इतनी इनकम है तो वो, हमने एक लाइन जो एक इनकम जो है वो डिसाइड कर दी। अगर इस इनकम से ज्यादा आपकी इनकम है तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, अगर इस इनकम से आपकी इनकम कम है तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, आप पॉवर्टी का शिकार है। तो पॉवर्टी लाइन क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है जो किसी भी कंट्री द्वारा यूज की जाती है गरीबी का आंकलन करने के लिए, पॉवर्टी को डिटरमाइन करने के लिए। इट इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट बाय अ कंट्री अकॉर्डिंग टू इट्स एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एंड कंट्री टू कंट्री। सिर्फ भारत ही नहीं, हर देश के अंदर इस तरीके की पॉवर्टी लाइन जो है वो होती है। डिपेंड करता है उस देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वहां पर क्या सोशल नॉर्म्स है। समय समय पर इस पॉवर्टी लाइन के नंबर को, इस इनकम ब्रैकेट को कम या ज्यादा किया जाता है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग पॉवर्टी इज इनकम और कंजम्पशन लेवल्स। हम कितनी चीजों को कम, कितना पैसा कंज्यूम कर सकते हैं, कितने पैसे की हमें रिक्वायरमेंट है। अगर वो मिनिमम पैसा हमारे पास है तो हम रिच हैं, अगर वो मिनिमम पैसा हमारे पास नहीं है तो हम पुअर हैं। तो ये एक लाइन जो है दोस्तों, इसको हम समझ सकते हैं पॉवर्टी लाइन, कि अगर इस इनकम लेवल से मैं ज्यादा हूं तो मैं पुअर नहीं हूं, मैं रिच की कैटेगरी में आता हूं। इसके चेहरे की मुस्कान आपको बता रही है। लेकिन अगर मैं इस लाइन से नीचे हूं तो भैया मैं गरीबी का शिकार हूं, मैं पॉवर्टी स्ट्रिकन हूं। अब अलग अलग देश में पॉवर्टी की एस्टिमेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होती है। भारत के अंदर ये एस्टिमेशन कैसे होती है? यहां पर हमने क्या किया, हमने मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट कि एक व्यक्ति को कितना खाना खाना है, उस हिसाब से हमने पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन किया। हमारा बेसिक पैरामीटर क्या था कि अगर आदमी के पास भरपेट खाना है तो हम उसको गरीब या अमीर जो है वो कंसीडर कर पाएंगे। ये फूड रिक्वायरमेंट को हमने कैलकुलेट कैसे किया? डिटरमाइंड बाय इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन करने के बाद मुझे कितनी ऊर्जा मिलती है, वो उस पर्टिकुलर फूड आइटम की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बताता है। इसके अलावा क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइटिंग, एजुकेशन एंड मेडिसिनल रिक्वायरमेंट्स। खाना, क्लोथिंग क्या हो गया? कपड़ा, फुटवेयर, खाना बनाने के लिए फ्यूल, लाइटिंग, एजुकेशन और मेडिसिनल रिक्वायरमेंट्स। ये 4-5 चीजों को हमने कंसीडर कर लिया। हम बात कर रहे थे रोटी, कपड़ा और मकान की, लेकिन क्या सिर्फ फूड, क्लोथिंग और शेल्टर मिल जाता तो आदमी अमीर हो जाता? नहीं, उसके साथ में उसको चाहिए था एजुकेशन। क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो जैसे मैंने आपको बताया वो पॉवर्टी का विशियस साइकिल कंटिन्यू रहेगा। एजुकेशन के साथ साथ हमको चाहिए हेल्थ केयर। तो भारत के अंदर सरकार ने बोला कि अगर आपके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, फुटवेयर है, आपके पास में शिक्षा है, आपके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, ये सब चीजों को अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पॉवर्टी स्ट्रिकन नहीं है, आप अबव पॉवर्टी लाइन या आप रिच कैटेगरी में आएंगे। फिर सरकार ने कैलकुलेट किया कि ये सारी की सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कितने पैसे की जरूरत है। अगर आप उतना पैसा कमा रहे हैं तो आप उस उतने लेवल से पैसा ज्यादा कमा रहे हैं तो आप अबव पॉवर्टी लाइन, अगर आप नहीं कमा रहे हैं तो आप गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये जो नंबर है ये कैसे डिसाइड होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया कि सबसे पहला पैरामीटर है फूड। फूड की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी?
कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। और कैलोरीफिक वैल्यू कौन कितना खाना खाएगा ये भी डिफर करेगा रूरल एरिया और अर्बन एरिया में। क्यों? क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर या मैनुअल लेबर जो है वो वहां पर ज्यादा है। तो जो व्यक्ति ज्यादा मैनुअल लेबर कर रहा है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज्यादा मेहनत है यानी कि उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट भी उतनी ज्यादा है। तो सरकार ने एक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट पर डे जो है वो सेट कर दी कि कम से कम इतने कैलोरीफिक वैल्यू का खाना आपको खाना है। वो क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 2400 कैलोरीफिक वैल्यू आपकी रिक्वायरमेंट जो है, कैलोरीज की रिक्वायरमेंट आपको हर दिन रहेगी। और शहरी इलाके में ये नंबर जो है वो 2100 का है। यानी कि अगर आप गांव में रहते हैं आपको हर रोज 2400 कैलोरीज की जरूरत है, और अगर आप शहर में रहते हैं तो 2100 कैलोरीज की जरूरत है। अब इस कैलोरी को इनटेक करने के लिए एक व्यक्ति को अगर इतनी कैलोरीज जो है वो खानी है तो उसको कितने पैसों की जरूरत होगी? एक महीने में मिनिमम लेवल ऑफ अर्निंग पर मंथ कितनी होगी? दोस्तों ये लेवल ऑफ अर्निंग जो है वो डिफर करेगी। ऐसा नहीं है कि ईयर 2000 में जितने पैसे की 2400 कैलोरीज आ रही थी आज भी उतने की आ रही है। क्यों? क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ रही है, चीजें भी तो महंगी हो रही हैं। 2000 में सरकार ने नंबर आइडेंटिफाई किया था 328 कि अगर एक इंडिविजुअल है उसको अपनी कैलोरीफिक या अपनी फूड इनटेक के लिए महीने का 328 रुपए चाहिए। यह नंबर 2010 में 673 हो गया, 2012 में 816 हो गया। अर्बन एरियाज में दोस्तों एक चीज यहां पर देखने की जरूरत है, अर्बन एरिया में कैलोरी रिक्वायरमेंट कम थी लेकिन फिर भी कॉस्ट ऑफ फूड जो है वो कंपैरिजन में ज्यादा थी। जब गांव के अंदर कॉस्ट ऑफ फूड 328 रुपए थी इतनी कैलोरीज की, तब वो शहर में 454 रुपए थी। जब 816 हुई गांव के अंदर तो ये अमाउंट शहर में 1000 हो चुका था, जो क्या बताता था कि गांव में चीजें सस्ती हैं लेकिन वही सेम चीज या उससे भी कम चीज अगर हम शहर में लेने जाएंगे तो हमें ज्यादा पैसा जो है वो स्पेंड करना होगा। ये एक बेसिक ओवरव्यू है दोस्तों। मैं अगेन आपको बता रहा हूं, हम इन सभी बातों को इन डेप्थ इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब ग्रेजुअली हम चीजों के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट या बेसिक क्रक्स क्या है वो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। द मनी वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर बाइंग दीज कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, खाने की या कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कितने पैसे चाहिए थे वो यहां पर डिस्कस जो है वो किया गया है। सरकार ने ये नंबर जो है वो दिए थे। ठीक है जी। ग्रेजुअली कुछ सालों के बाद सरकार जो है वो प्राइस रिवाइज करती गई। अनडाउटेडली 2000 में 328 था और उतनी ही कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो 2012 में 816 रुपए की हो गई। क्यों? क्योंकि सरकार महंगाई को देख रही थी कि चीजें महंगी हो रही हैं। गांव के अंदर कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी लेकिन कॉस्ट ऑफ दैट फूड वाज लेस, क्योंकि गांव के अंदर फूड ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे। शहर में वही चीजें जो है वो यहां पर महंगी थी। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये डिसाइड कौन करता है? आपको कैसे पता कि किसको कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है या वो कैलोरी कितने की आएगी? तो इसके लिए भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है जिसका नाम है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। भारत के अंदर गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाली कि कितने पैसे मिनिमम एक व्यक्ति को चाहिए होंगे अगर वो गरीबी रेखा से ऊपर का जीवन व्यतीत करना चाहता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत ये एक बॉडी है भारत सरकार में जो हर 5 साल के अंतराल पर 5 साल के इंटरवल पे एक सर्वे कंडक्ट कराता है, सो दैट ये जानकारी मिल सके कि एक व्यक्ति की कितनी रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए शहर में उसको कितने पैसों की जरूरत है हर महीने में और गांव के अंदर कितने पैसों की जरूरत है। इसको बनाया गया था 1950 में। ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट कराती है, ये याद रखिएगा। ये तो हो गई स्टोरी भारत की। दुनिया भर की अगर पॉवर्टी की हमने बात करनी हो, ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी लाइन को समझना या पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करना सिर्फ भारत की जरूरत थी, दुनिया की भी जरूरत थी। तो इंटरनेशनली वर्ल्ड बैंक जो है वो इस प्रकार की एक्टिविटीज करता है जिसमें ग्लोबली कितने लोग गरीब हैं कितने लोग अमीर हैं वो पता चल सके। उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने अपने कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स जो है वो डिवाइस किए हैं। जिस तरीके से भारत में NSSO ने इनकम लेवल्स और फूड कैलोरीफिक वैल्यू को कंपैरिजन में रखा है, उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने भी अपने कंपैरिजन जो है वो किए हैं। एज पर दिस मेथड पॉवर्टी लाइन इज अ लेवल ऑफ मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विवेलेंट $1 पर पर्सन पर डे। वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है वो क्या है? उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अपनी जरूरत के लिए अगर उसको हर रोज $1 मिल जाता है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन होगा, वो गरीब नहीं होगा। तो ये एस्टिमेशन जो है वो वर्ल्ड बैंक का है। आई होप दोस्तों यहां तक चीजें जो है वो हमको क्लियर हुई होंगी। वल्नरेबल ग्रुप्स की हमने बात करी थी। आपके हिसाब से वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं? दोस्तों सबसे पहले तो वल्नरेबल ग्रुप्स वो हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन भारत के अंदर कास्ट सिस्टम को अगर हम देखें जो सोशल एक्सक्लूजन लोगों ने फेस करी है उसके आधार पर अलग अलग कैटेगरीज जो है वो यहां पर वल्नरेबल मानी जाती है। शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जातियां जिन्होंने
बहुत लंबे समय से सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बहिष्कार जो है वो बर्दाश्त करा था। अनुसूचित जनजातियां, SC ST कम्युनिटीज जो है वो ज्यादा वल्नरेबल है। इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप्स, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो इसमें आते हैं। लैंडलेस लेबरर्स इसमें आते हैं। हाउस होल्ड एंड अर्बन कैजुअल लेबर, अनडाउटेडली SC ST कम्युनिटीज, क्योंकि वो लंबे समय से एक एक्सक्लूजन, एक बहिष्कार जो है वो बर्दाश्त कर रहे थे, तो वो वल्नरेबल ग्रुप्स है। इसके अलावा जो लैंडलेस लेबर है, जिसके पास कोई काम नहीं था, अगर कोई कैलेमिटी, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको नुकसान होगा। आपके घर में लेबर का काम करने वाले, आपके घर में डोमेस्टिक हेल्प में जो लोग आते हैं, उन लोगों को सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम का नुकसान जो है वो होगा। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑल दीज ग्रुप्स एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स ग्रुप हैव विटनेस्ड डिक्लाइन इन पॉवर्टी। अलग अलग पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सरकार लेकर के आती है, जिस वजह से पिछले कुछ सालों में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को छोड़ करके बाकी सभी में पावर्टी जो है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। दोस्तों, अगर वल्नरेबल ग्रुप्स की हम बात करें, पावर्टी इन इंडिया 2011-12 मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, तो टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब्स में से 45.3% ऐसे हैं, या हर 100 लोगों में 45.3 लोग ऐसे होंगे जो पावर्टी का शिकार है शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी में। शेड्यूल्ड कास्ट में यही 31.5 है। एवरेज इंडियन पावर्टी रेशियो जो है वो 21.9 है, यानी कि करीब 100 में से 22 लोग जो है वो हमको पुअर मिलेंगे। एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो है उसमें से 100 में से करीब 40 एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो है वो पुअर होंगे। और कैजुअल लेबर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के दिहाड़ी काम मजदूरी करते हैं, वो करीब 33 लोग जो है वो 100 में से पावर्टी का शिकार होंगे। ये डेटा जो है ये 2011-12 के फिगर्स पे जो है वो मौजूद है। अब पावर्टी जो है ओवरव्यू में हमने समझ लिया, लेकिन इस पावर्टी में भी इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज आती हैं। कुछ स्टेट्स के अंदर लोग ज्यादा गरीब है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज जो है वो देखने को मिलती हैं। द पोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट सेम इन एवरी स्टेट। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में गरीब लोगों की जो संख्या है वो बराबर ही है। एस्टिमेट शो करते हैं कि HCR हेड काउंट रेशो क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग गरीब हैं, वो करीब 21.9% था 2011-12 में इन स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, आसाम, बिहार, ओडिशा। यहां पर हेड काउंट रेशियो यानी कि टोटल पॉपुलेशन का करीब 21.9 या 22% लोग जो है वो गरीब थे। बिहार एंड ओडिशा कंटिन्यू टू बी द पुअरेस्ट विद पॉवर्टी रेशियोज ऑफ 33.7 एंड 37.6 रिस्पेक्टिवली। ये कुछ स्टेट्स का एवरेज जो है वो 22% था, लेकिन अगर हम बात करें पुअरेस्ट में तो बिहार और ओडिशा आता है। बिहार के अंदर 33.7 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 100 में से 34 लोग जो है वो गरीब है। यही रेशो जो है वो ओडिशा के अंदर है कि 100 में से 38 लोग जो है वो गरीब है। तो स्टेट्स के अंदर अलग अलग डिस्पैरिटीज जो है वो आ रही थी। अलॉन्ग विद रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी इज ऑल्सो हाई इन स्टेट्स लाइक ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। क्या कारण है? इनमें से कुछ स्टेट्स का कारण तो ये है कि यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है। जब ज्यादा पॉपुलेशन है, हर एक व्यक्ति को रोजगार देना कहीं ना कहीं पॉसिबल जो है वो नहीं होता। लेकिन इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज में ये तो आ गई पूरे स्टेट्स, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी भी है जो बहुत अच्छा कर रही है, जहां पर पुअर की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है। इसमें आती है स्टेट्स लाइक केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल। यहां पर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस जो है वो हुआ है, डिक्लाइन इन पॉवर्टी हुई है, यानी कि गरीबी जो है वो कम हुई है। द स्टेट्स आर सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग पावर्स बिकॉज दे अडॉप्टेड डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। ये स्टेट्स ऐसे थे जहां पर गरीबी काफी हद तक कम हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि उन्होंने अलग अलग स्ट्रेटेजीज को जो है वो अपनाया है। क्या एग्जाम्पल? पंजाब, हरियाणा, यहां पर गरीबी कब कम हुई? जब आया क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन का थोड़ा सा एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी दिया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो किसानों की पैदावार थी, जो फसल की पैदावार थी वो बढ़ी, यानी कि अब किसान के पास बेचने के लिए ज्यादा फसल थी, उसके पास ज्यादा इनकम होगी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण पंजाब और हरियाणा जो है यहां पर गरीबी कम हुई। केरल के अंदर गरीबी क्यों कम हुई? क्योंकि इन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स पे, अपने मानव संसाधन पे, पीपल को रिसोर्स के रूप में डेवलप करने में इन्वेस्ट करा। इन्होंने शिक्षा बेहतर दी और लोग यहां पर काम करना शुरू हो गए। ठीक है जी। अगर बात करें वेस्ट बंगाल ने लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया। लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं दोस्तों? गांव के अंदर आज भी ऐसा होगा, एक जमींदार होगा जिसके पास बहुत सारी जमीन है, और उसके अलावा लैंडलेस लेबरर्स ऐसे होंगे जिनके पास एक टुकड़ा भी जमीन नहीं है। तो एक व्यक्ति ये पूरा का पूरा जमीन का प्लॉट का एरिया लेकर के बैठा है, और 5 लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है। तो सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए थे कि एक क्राइटेरिया के आधार पर ये एक्स्ट्रा जमीन जो है वो इन 5 लोगों में डिवाइड कर दी जाए। सरकार चाहती थी इस प्रकार के लैंड रिफॉर्म्स जो है वो आए, लेकिन वो लैंड रिफॉर्म्स
हर जगह सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। पश्चिम बंगाल ने लैंड रिफॉर्म्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करा था तो लैंडलेस लेबरर्स का नंबर कम हुआ, जिस वजह से यहां पे गरीबी कम हुई। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड प्राइस इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु हैव हेल्प्ड इन पॉवर्टी रिडक्शन। पॉवर्टी का बेसिक क्राइटेरिया हमने क्या देखा, फूड रिक्वायरमेंट्स, अगर हमको ढंग का खाना मिल जाता है तो शायद कुछ हद तक पॉवर्टी रिड्यूस हो सकती है। वही चीज को रेप्लिकेट किया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने कहा कि हम अपने गरीब लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट पर राशन खाने का सामान जो है वो देंगे, जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। उन्होंने फूड ग्रेन्स दिए और इन लोगों की गरीबी को कम किया। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। वाइड सेक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म आदि को बढ़ावा देते हुए लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खोले, जिससे जम्मू कश्मीर और ये सारी की सारी स्टेट्स ने पॉवर्टी को अपने यहां पर कम जो है वो किया है। दोस्तों 2011 के सेंसस के अनुसार पॉवर्टी रेशियो स्टेट्स में किस तरीके की, हाईएस्ट बिहार में है, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, यूपी, कर्नाटक और केरल के तक पहुंचते पहुंचते गरीबी जो है वो कितनी कम हो गई। यानी कि यहां पर हाईएस्ट बिहार के अंदर 100 में से हर 34 लोग जो है वो पॉवर्टी का शिकार है, जबकि केरल में सिर्फ 7 से 8 लोग जो है वो पॉवर्टी का शिकार है। और 2011 के सेंसस के अनुसार ऑल इंडिया में पॉवर्टी लेवल जो है, पॉवर्टी रेशियो जो है वो 21.9 है। यानी कि 100 लोगों की अगर हम बात करेंगे तो हमको 22 लोग जो है वो गरीब मिलेंगे। तो आई होप दोस्तों हम समझ पाए होंगे कि पॉवर्टी कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इस देश के लिए, जिस वजह से चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। क्या कारण है इस पॉवर्टी के, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है। अब गरीबी ऐसा तो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो नेचुरली गरीब था, कुछ कारण रहे होंगे कि उसका परिवार जो है वो गरीबी का शिकार था। तो ये कारण क्या थे, इनकी डेप्थ में हम जाएंगे। दोस्तों हम उस देश से बिलोंग करते हैं जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ऐसा क्या हो गया एकदम से कि हमारे यहां पर इस तरीके से लोगों को खाने तक के वांदे जो है वो हो गए। तो इस गरीबी का सबसे बड़ा कारण जो है वो है ब्रिटिश राज। दोस्तों अगर आपने इतिहास पढ़ा है या थोड़ी सी हिस्ट्री की नॉलेज आपको है तो आप जानते होंगे कि अंग्रेजी हुकूमत ने जो 200 साल तक भारत पर राज किया, उन्होंने यहां की अर्थव्यवस्था को टोटली खत्म कर दिया। वो चाहते थे कि यहां के लोग कोई भी काम जो है अपने लिए ना करें, वो सिर्फ और सिर्फ मजदूर बने, वो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करें, ताकि जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए लेबर की और रॉ मटेरियल की कमी जो है वो कभी ना आए। तो जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को टोटली खत्म कर लिया। उन्होंने भारत के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को खत्म कर दिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उन्होंने होने नहीं दी, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम कर दी और लोगों की इनकम को बढ़ने नहीं दिया। क्यों? वो चाहते थे कि लोग गरीब रहें, लोगों के पास कोई काम ना हो और मजबूरी में उन्हें ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में लेबर का काम करना पड़े और वो क्रॉप्स भी वो प्रोड्यूस करें जो रॉ मटेरियल के रूप में इन इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो सके। एग्जांपल इंडिगो। हिस्ट्री के अंदर जब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंडिगो जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहा है। तो आजादी से पहले ब्रिटिश रूल ने हमें गरीबी का शिकार जो है वो बनाया। आजादी के इमीडिएटली बाद सरकार जो है वो एक हाई लेवल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो लो लेवल की रही। क्यों? क्योंकि एकदम से ब्रिटिश रूल से हम लोग सेल्फ रूल पे आए थे। पॉपुलेशन यहां पर इंक्रीज कर रही थी, आबादी तेजी से बढ़ रही थी और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ वाज लो। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय, एक देश की कितनी कमाई है उसका इंडिविजुअल व्यक्ति का कितना हिस्सा होगा, ये कोई ज्यादा नहीं था, जिस वजह से पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज करती गई। इसके अलावा पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हुई, जॉब सीकर्स बढ़ते गए। जब आबादी बढ़ रही थी, ज्यादा लोगों को रोजगार चाहिए था, उन लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। जब ज्यादा लोगों को रोजगार चाहिए था, जो आज भी सिचुएशन है, लेकिन उतनी जॉब्स हमारे पास नहीं है, तो मजबूरी में व्यक्ति को कम पेइंग जॉब को जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। मान लीजिए मैं चाहता था कि मुझे कम से कम 50,000 रुपए प्रति महीने की नौकरी जो है वो मिले या जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन मुझे मिल रही है सिर्फ 20,000 की और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मजबूरी में मुझे 20,000 वाली जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो लेनी होगी, जिस वजह से लो पेइंग जॉब्स के कारण पॉवर्टी जो है वो स्प्रेड करती गई। ये गांव से शहरों तक या शहरों से गांव तक पहुंची। उसके अलावा बड़ा कारण था सोशियो कल्चरल ट्रेडिशंस, जो आज भी कंटिन्यू है। पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा कारण है ट्रेडिशंस, हमारी जो परंपराएं हैं। एग्जांपल के तौर पर दोस्तों, शादी, किसी के घर पे शादी होती है, वो चाहे कितना भी गरीब हो, उसे एक बेयर मिनिमम कॉस्ट जो है वो स्पेंड करनी पड़ती है। अरे बेटी की शादी है तो कम से कम इतना खर्चा तो होना चाहिए, इतने लोगों को तो खाना खिलाना ही है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं कि अगर शादी है तो हमें उसमें स्पेंड करना ही है। बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से पॉवर्टी का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कस्टम्स को, ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। बेटी की शादी के लिए उधार ले लिया, सारी उम्र बाप जो है वो उधार चुकाते उसने अपना जीवन गुजार दिया। बाप की मृत्यु भी हो गई, लेकिन वो उधार कभी खत्म नहीं हो पाया। तो ट्रेडिशन जो है वो
कारण बनते हैं पॉवर्टी का। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक जमींदार है जिसने आधे गांव की जमीन का मालिक है और बाकी आधा गांव जो है उनके पास एक टुकड़ा भी जमीन नहीं है, इस वजह से इनकम इनइक्वालिटी होगी। लैंड रिफॉर्म्स हुए लेकिन प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हुए, जिस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो आज भी पुअर हैं। जो गरीब किसान है जिसके पास छोटी सी जमीन है, उसके पास छोटा सा खेत है, वहां पर उसको फसल अगर बोनी है, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था लैंड, लेबर और कैपिटल, उसको जरूरत है बीज की, उसको जरूरत है ट्रैक्टर चलाने की, उसको जरूरत है खाद की। अब वो जानता है कि उसके पास एक ही सोर्स है, अगर इस जमीन से अच्छी पैदावार होगी, उस अच्छी पैदावार के लिए उसको फर्टिलाइजर लेना है, बीज लेना है, पैसे है नहीं तो वो किसी बड़े जमींदार के पास जाएगा कि मालिक मुझे थोड़े से पैसे दे दो, जैसे ही मेरी फसल तैयार होगी मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। अगर किसी कारण से अच्छी फसल नहीं हो पाती है तो वो पैसा वो कभी वापस नहीं कर पाएगा। अगली बार की फसल लगाने के लिए पैसा होगा नहीं, क्यों? क्योंकि पिछला पैसा वापस नहीं किया है, नया पैसा कहां से मिलेगा? और वो एक डेट ट्रैप में, एक उधार के चंगुल में, उधार के जाल में फंस करके रह जाता है, जो पॉवर्टी का कारण बनता है। अब सवाल यह है कि पॉवर्टी के कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस पॉवर्टी से बचा कैसे जा सकता है? एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या? एंटी पॉवर्टी मेजर्स का अर्थ है क्या वो कदम उठाए जाए कि गरीबी जो है वो हटाई जा सके। तो दो मेजर तरीके हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा दीजिए, और टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाइए। जो गरीब लोग हैं उनकी गरीबी को टारगेटेड तरीके से दूर कीजिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दीजिए। दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 1980s तक कोई ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी। देश के आजाद होने के करीब 40 से 50 साल तक भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसने पिक करा इन 1990s, जब देश के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, हमारी आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, या फिर जब 60s के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उस समय पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो शुरू हुई। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है दोस्तों? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसा काम जिससे अल्टीमेटली पैसा जो है वो अर्न किया जा रहा हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे खेती हो, कोई भी काम जिससे पैसा अर्न किया जाता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट बनता है। और जहां पर कोई भी ऐसा काम होगा, अगर एग्रीकल्चर ज्यादा हो रहा है, वहां पर लोगों की जरूरत होगी, लोगों को एज लेबरर वहां एम्प्लॉय किया जाएगा, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। जब रोजगार के अवसर मिलेंगे उसके बदले में उनको पैसा मिलेगा। जब पैसा, रेगुलर इनकम आना शुरू होगी, ग्रेजुअली लोग पॉवर्टी के चंगुल से बाहर निकलते जाएंगे। किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी दुकान पे काम करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डायरेक्टली जॉब्स क्रिएट करती है। जब जॉब्स होंगी तो एक स्टेबल इनकम होगी। जब हर महीने बेयर मिनिमम पैसा आ रहा है तो ग्रेजुअली, अगर इनकम कम भी है तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन ग्रेजुअली पॉवर्टी के चंगुल से लोग जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जाएगी, लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है तो वो फ्री में तो काम कर नहीं रहा होगा, वो उसको कुछ ना कुछ इनकम मिल रही होगी। और अल्टीमेटली रेगुलर इनकम जो है, इट विल गिव राइज टू व्हाट? रेगुलर इनकम विल गिव राइज टू अ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। अच्छा जीवन जो है वो व्यतीत कर पाएंगे, गरीबी से बाहर आ पाएंगे। अब एग्जांपल के तौर पर जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी तो यहां पर 1 2 3 4 5 लोगों को जॉब मिली। अगर इससे कम होता तो शायद 2 लोगों को जॉब मिलती। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज करती जाएंगी, नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंक्रीज होंगी और गरीबी धीरे धीरे कम होगी। फिर आते हैं टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। दोस्तों टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम का अर्थ है सरकार जो योजनाएं लेकर के आती है गरीबों की मदद के लिए। कौन कौन सी स्कीम्स है, इनको हम ग्रेजुअली डिटेल में इन डेप्थ समझेंगे। अगर हम इन शॉर्ट बात करें, सरकार ने 1990 ऑनवर्ड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स की शुरुआत करी, जिसका सबसे क्लासिक एग्जांपल हम मान के चलते हैं MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या होता है इसके अंदर के बेयर मिनिमम 100 दिन तक कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति को काम मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों पॉवर्टी का सबसे बड़ा कारण क्या है? नो जॉब। यानी कि जब जॉब नहीं है तो पॉवर्टी का शिकार इंडिविजुअल होगा ही होगा। तो टारगेटेड प्रोग्राम्स का क्या उद्देश्य है कि नो जॉब को जॉब में बदला जाए। जितने ज्यादा लोगों के पास जॉब होगी वो लोग पॉवर्टी के साइकिल से बाहर आते जाएंगे। इस वजह से MG नरेगा जैसी योजनाएं लाई गई, जहां पर गांव के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को या गरीबी के शिकार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। जब रोजगार के अवसर उनको मिलेंगे, वो कुछ इनकम अर्न कर पाएंगे और ग्रेजुअली इस इनकम से वो पॉवर्टी के चंगुल से बाहर आ पाएंगे। उनकी इनकम जो है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आएगी और वो बिलो पॉवर्टी लाइन से अबव पॉवर्टी लाइन या फिर पॉवर्टी स्ट्रिकन से एक नॉर्मल लाइफ जो है वो लीड कर पाएंगे। दोस्तों ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है जिसका नाम था पॉवर्टी एज अ चैलेंज, क्या इसका क्रक्स था, क्या इसमें कहा गया था, इन सभी बातों को मैंने आपको इन डेप्थ इन डिटेल बताया। दोस्तों पूरे के पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। आई होप हम विस्तार से ये चैप्टर जो है वो समझ पाए होंगे। दोस्तों इसी तरीके से 9th 10th 11th 12th हर इकोनॉमिक्स की, हर NCERT की हर चैप्टर को हम इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे।
अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो स्टडी IQ PCS चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे और आप अपने ड्रीम को, जो SDM बनने का आपका सपना है, उसको पूरा कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।